हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। अभी धातु की जो क्लासेस चल रही है, धातु नाम का एक चैप्टर है और उसी में हम लोग अब देखने वाले हैं अयस्क से धातु का निष्कर्षण। पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे अयस्क के बारे में पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि उस अयस्क से धातु को निकाला कैसे जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या हम सब देखने वाले हैं क्या? नहीं, हम लोग बस उतना ही देखेंगे, बहुत स्मॉल पोर्शन को ही कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग कोई बोर्ड का एग्जाम तो दे नहीं रहे कि हमको थ्योरी बहुत सारा हमें पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे जितना से कि हमारे एग्जाम में काम चल जाए, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि इस चैप्टर से आप देखेंगे कि बहुत ही कम क्वेश्चन आता है पर आ तो जाता ही है, तो इसीलिए हम थोड़ा अलर्ट रहेंगे कि बहुत ही छोटा चैप्टर, आप देखेंगे तुरंत ही खत्म हो जाएगा। चलिए, तो एक दो वर्ड पहले उसको फटाफट हम देख लेते हैं। पहले हो गया धातु कर्म, यानी मेटलर्जी। क्या होता है धातु कर्म? नाम से ही है, ठीक है, कि धातु का जो जितना काम हम लोग उसको साफ सफाई करेंगे या जितना भी प्रोसेस करके उससे हम क्या निकाल लेंगे, धातु निकालेंगे, तो इसी प्रोसेस को धातु का कर्म बोलेंगे। यानी अयस्कों से धातुओं को निकालने, चाहे वो निष्कर्षण करें परिष्करण करें, ठीक है, निकालना समझिए क्योंकि ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, तो इसीलिए निकालने का जो प्रक्रिया है ना, ठीक है, जैसे वही हम कल बताए भी थे, Fe2O3 ये मान लीजिए पाया जाता है, पर हमको इससे ये पूरा तो चाहिए नहीं, तो इससे हम क्या करेंगे, सिर्फ हमको F ही मतलब आयरन निकालना है। तो यही निकालने का जो एक प्रोसेस है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो धातु कर्म कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। अब बात करते हैं, दो तीन वर्ड फटाफट और आएगा कि गैंग क्या है। तो अयस्क में जो कि अशुद्धि है तो उसको हम बोल देते हैं गैंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी का हम बात करें तो ये एफ ही के अलावा, देखिए हमें जो चाहिए वो हमारे लिए, हमारा टारगेट है, तो वो हमारे लिए शुद्ध पदार्थ हुआ। इसके अलावा जो कुछ बच गया ना, वो क्या हो गया, अशुद्ध पदार्थ हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए मेरे लिए उसमें क्या क्या चाहिए, दूध चाहिए होगा सर, चीनी चाहिए होगा, चाय पत्ती तो चाहिए ही उसमें, ठीक है, आपका मर्जी तो उसमें आप इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये अगर हमें चाय बनाना तो उसके लिए हम ये रिक्वायर्ड होगा, तो अगर ये सब डालेंगे तो हम ये नहीं बोलें कि वो चाय खराब हो गया, अशुद्ध हो गया, पर उसमें अगर हम नमक डाल दें तो ठीक है। तो समझ रहे हैं ना आप मेरा कहने का मतलब? यह अशुद्धि का मतलब क्या है कि वो चीज जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम हटा देंगे, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। अब उसको हटाने के लिए जिस चीज को एक यहाँ पे हम बताते हैं, जो अशुद्ध पदार्थ है उसको गैंग बोलेंगे, और गैंग को निकालने के लिए जिस चीज को मिलाया जाता है ना सर, उसी को क्या बोलेंगे, तो फ्लक्स बोलेंगे। और जिस चीज को मिलाया जाता है यानी फ्लक्स को, जिसको निकालने के लिए बनाया जाता है यानी गैंग को, दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो धातु मल मिलेगा, स्लैग मिलेगा, ठीक है। ये हो सकता है कि ये तीनों वर्ड आपको कंफ्यूज करे। आइए सामने हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ना सर कि ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है, ये जो हमारा शर्ट है, जो गंदा सा शर्ट है, ठीक है, तो इसका जो गंदगी है वो हमारा गैंग है, ठीक है। गंदगी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो गैंग बोल रहे हैं, ठीक है, गैंग बोल रहे हैं, ठीक है। अब गंदगी को निकालने के लिए हम क्या डालेंगे सर, तो कोई ना कोई हमें सर्फ मिलाना पड़ेगा। तो यही जो सर्फ है वो क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। अब यही जब हम ये सर्फ को, अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, इसी सर्फ में हम जो अपना कपड़ा है उसको डाल देते हैं, उसको साफ करेंगे, तो जब हम साफ कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी में इसका गंदगी और जो ये आपका सर्फ है, ये दोनों मिला हुआ हमको मिल जाएगा। सही बात है, ये नहीं है, ठीक है। ये जो आपको टब दिख रहा है, इस टब में पानी में क्या क्या मिला हुआ रहेगा, एक तो यही सर्फ रहेगा, बाकी इसका गंदगी रहेगा। तो ये जो मिला जुला चीज रहा ना सर, यही अपना क्या हो गया, अपना धातु मल यानी स्लैग बन गया इसके अंदर। उम्मीद है ये देखिए
ऑफ कोर्स ये शर्ट में जो गंदगी उसको गैंग नहीं बोलते, बस समझाने के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं कि यही जो शर्ट में हमें सिर्फ शर्ट चाहिए, उसमें गंदगी तो चाहिए नहीं, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ मिल गया है, ये जो आपको काला काला दिख रहा है ये गैंग हो गया। उसको मिलाने के लिए हम इसमें क्या मिलाए, सर्फ मिलाए, तो जिसको फ्लक्स बोल दिए। और इसको लेके फिर हम जब साफ़ किए तो जो पानी में ये गैंग मतलब इसका गंदगी और फ्लक्स यानी ये जो सर्फ है दोनों मिक्सचर मिल गया, तो उसी चीज़ को हम क्या बोले, तो स्लैग बोले, यानी धातु मल बोले। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि पोटेशियम मतलब के, सोडियम Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसको निकालने के लिए, इसके निष्कर्षण के लिए हम लोग विद्युत अपघटन विधि का यूज करते हैं। जिंक, Fe, Pb, Cu, इन सब को निकालने के लिए कार्बन के उपयोग से उसका रिडक्शन कराते हैं, यानी अपचयन कराते हैं। और एल्युमिनियम फिर क्या है कि एल्युमिनियम मैंने बोला Ag मतलब चांदी और Au मतलब सोना, इन सब को निकाल, ये जो है प्रकृति में जो शुद्ध अवस्था में ही उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। ये सब चीज़ आपको लग रहा होगा कि इतना सारा हम याद कैसे कर पाएंगे, तो हम आपको बस ऊपर ले चलते हैं क्योंकि आप इन सबको ऑलरेडी याद कर चुके हैं। ठीक है, आइए, आपको याद है कभी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे? ऐसा कुछ पढ़े थे क्या कभी हम लोग? ठीक है, इसमें हम लोग देखे थे कुछ जो था, जो ऊपर वाला जो ये जो ऊपर पाया जाता है ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, और वही अभिक्रियाशीलता घटते घटते नीचे आ गया था। तो जो प्लेटिनम था वो सबसे न्यूनतम अभिक्रियाशील था। तो ये जो ऊपर का ये पोटेशियम से लेके एल्युमिनियम का तक का है, इन सब को निकालने के लिए, इन सब के निष्कर्षण के लिए हम लोग विद्युत अपघटन विधि का यूज करते हैं। ठीक है, फिर जो जिंक से लेके ये हाइड्रोजन, आपको पता है, बस रेफरेंस के लिए लिया जाता है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल, ठीक है, ये मेटल नहीं है तो इसीलिए रेड कर रहे हो अलग से। तो जिंक से लेके कॉपर तक जो है, इसको निकालने के लिए इसमें कार्बन का उपयोग करते हैं उपचयन के लिए। फिर जाहिर सी बात है इसका जो वर्जन करेंगे और निस्तापन करेंगे। ठीक है, एक और प्रक्रिया होगा। तो उसके बाद जो नीचे का यहाँ Hg, Ag, Au, Pt है, यह प्रकृति में जो प्राकृतिक अवस्था में ही पाया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि आप ये याद कर लिए हैं तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा इतना खास, क्योंकि आपको ये पहले से याद है, हमने आपको ट्रिक भी बताया था। ठीक है, और बस आपको ये याद रखना कि एल्युमिनियम तक या इससे ऊपर वाले में विद्युत अपघटन, उसके बाद और ये जो मरकरी है, मरकरी से नीचे वाला प्राकृतिक अवस्था में जो बीच का बच गया, उसमें कार्बन को उपयोग करेंगे उपचयन के लिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे और आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए बात करते हैं अयस्कों के। अयस्क हमको मिलेगा, ठीक है, हमें अयस्कों का सांद्रण करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें उससे जो हमारा रिक्वायर्ड धातु है वो चाहिए, इसलिए हम अयस्कों का सांद्रण करेंगे। अभी हम देखें 3 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज किए। एक जो था जो कि उच्च अभिक्रियाशील था, जो ऊपर में था, ठीक है, उसको तो कुछ नहीं, बस हम लोग विद्युत अपघटन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करेंगे, फटाफट उससे शुद्ध धातु मिल जाएगा, काम ही खत्म हो गया सर। ठीक है, इतना आसान है। ठीक है, अब जो बीच वाला है, सबसे ज़्यादा टेंशन उसी धातु में है। सबसे पहले तो हम लोग कार्बन डाल के और उसका रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, रिडक्शन कराने के बाद, यानी रिडक्शन नहीं मतलब ऑक्सीडेशन कराना है, सॉरी, अपचयन कराना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये अपचयन उपचयन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ डाला क्या जाता है कार्बन, तो वो आप याद रखिएगा। ठीक है, बोलने में थोड़ा हो जाता है मिस्टेक, आप समझ रहे होंगे इसको। अब जो है ये 2 टाइप का, इसमें आप जितना भी आप देखेंगे 2 टाइप का होगा। या तो वो कार्बोनेट अयस्क होगा। कार्बोनेट मतलब क्या सर? जिसमें कि CO3 जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए CaCO3 कैल्शियम हो गया ना। ठीक है, तो ये CO3 जुड़ा हुआ है ना इसमें लास्ट में। या नहीं तो सल्फाइड मतलब SO2 SO4 ऐसा कुछ, जैसे H2SO4 आप देखते हैं। ठीक है, हालांकि वो अभिक्रियाशीलता में बीच में ऐसा नहीं आ रहा है। ठीक है, पर फिर भी हम लोग नॉन मेटल के बारे में बात नहीं कर रहे।
ठीक है, सिर्फ धातु के बारे में बात कर रहे हैं। तो सल्फाइड हम बस एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, जैसे H2SO4 का बात कर रहे हैं, तो इसमें SO4 आ रहा है ना, तो ये सल्फाइड हो गया, या SO2 भी आ जाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब SO और कुछ ऑक्सीजन 2 3 4 जो भी होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, बस वो आप देखिए, इस पचड़े में मत पड़िए। पूछा जाता है कि कार्बोनेट अयस्क हो तो उसका यूज करते हैं उसमें निस्तापन का, और अगर सल्फाइड अयस्क हो तो यूज करते हैं किसका, भर्जन का। वैसे इतना ही याद रखना, अगर कार्बोनेट अयस्क हो तो निस्तापन का, और सल्फाइड अयस्क हो तो भर्जन का, बात ही खत्म हो गया, ठीक है। बस इसमें से यही मेन क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो निम्न अभिक्रिया वाला है, ठीक है, या तो वो कैसा रहेगा, या तो एकदम शुद्ध अवस्था में, फिर उसको हम क्यों ही साफ करेंगे, उसको क्यों ही उसका परिष्करण करेंगे, ठीक है, फिर तो जरूरत ही नहीं है। पर उसमें कभी कभी सल्फाइड अयस्क वाला मिल जाता है, तब उसका हम लोग भर्जन करके और उसको धातु मिल जाता है, फिर हम उसका यूज कर लेते हैं। बाकी ये सब वही, यह हमारे एग्जाम के लिए इतना ही है। फिर उसके बाद ये धातु का ऑक्साइड बना, फिर अपघटन किया, फिर धातु शोधन, ये पूछा नहीं जाता, तो झूठ मूठ का सब डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। आप बस देख लीजिए, आपको बस इतना ही याद रखना है कि कहाँ पे निस्तापन का यूज करते हैं, कहाँ पे भर्जन का यूज करते हैं। अब एक बार फटाफट समझ भी लेते हैं कि निस्तापन क्या है और भर्जन क्या है, बस। तो निस्तापन किसको बोलते हैं सर? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जिसमें धातु का जो भी अयस्क है, उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा, मान लीजिए कि कोई धातु है जो 2700 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है, ठीक है, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। उससे नीचे के ताप पर हम उसको गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो आपको पता है कि इससे नीचे करेंगे, इवन 100 डिग्री से बस हमको ऊपर करना है, तो होगा क्या, जो इसमें जो वाष्पशील अशुद्धि होगा ना, जो कि जिसको गर्म करने से उड़ सकता है, वो सारा उड़ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन, यानी कैल्सिनेशन, ठीक है। इसी का सिमिलर एक और है, एकदम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें अलग है। उसमें भी हम यही काम करते हैं कि जो भी उसका द्रव्यमान है, उसके नीचे के ताप पर उसमें गर्म हवा उसमें छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है इस प्रक्रिया में, धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में, और वही द्रव्यमान जो उसका द्रव्यनांक है उसके नीचे गर्म करेंगे तो क्या होगा, हवा देंगे, उसमें ऑक्सीजन होगा, तो जो अशुद्धि होता है ना, वो ऑक्सीकृत हो जाता है। और यही फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो आप देख रहे थे कि ये धातु का ऑक्साइड मिलेगा, वो उसी को फिर अपघटन करा लेंगे हम फटाफट। यहाँ से अपघटन कराने का हम लोग देख ही चुके हैं, अपघटन करा के और उसका धातु का शोधन करा लेंगे, मतलब शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाएगा। एक लास्ट है स्मेल्टिंग। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु, कोक और जो अपना फ्लक्स है, अभी याद होगा हम फ्लक्स के बारे में खूब डिटेल में बताएं, ठीक है, जिसमें हम लोग सर्फ वगैरह का एग्जाम्पल लिए थे, की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक के ऊपर के ताप पर अगर गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, तो इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में स्मेल्टिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। बाकी ये दोनों जो प्रोसेस था, निस्तापन और भर्जन, ये दोनों क्या था, तो उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है, द्रव्यनांक है, उसके नीचे का बात था। पर ये जो स्मेल्टिंग, बस इतना ही याद रखना है कि इसमें हम क्या कर देंगे कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे ऊपर चले जाएंगे एक। और इस दोनों में आपस में क्या अंतर था कि एक में हम क्या करेंगे, जो निस्तापन है उसको सिर्फ उसके नीचे वाले टेम्परेचर पे उसको बस हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो वाष्पशील अशुद्धि निकल जाएगा। भर्जन में बस हम गर्म हवा का अलग से उपयोग कर लेते हैं। तो उम्मीद है आप इस चीज का जो बारीकी है उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अगले क्लास में मिलते हैं, तो इस पे बेस्ड अब घटना चक्र का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन। अगर आप इसका जो PDF है, अगर आप ये लेना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हर एक वीडियो के लास्ट में दे दिया गया रहता है, वहाँ से आप इसका नोट्स ले पाएंगे, ठीक है।